नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम सीधा पॉइंट में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड की सियासत में वक्त बदलता है, चेहरे भी बदलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे जनता पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है डीडीहाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल जी। बिशन सिंह चुफाल अभी इस वक्त पुष्कर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत सारे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो चलिए जवाब और सवाल के सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। जी धन्यवाद। सर, सवाल सबसे पहला आपसे ये रहेगा कि आप, क्योंकि त्रिवेंद्र जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त आपको भी अंदाजा था कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया। क्या कोई नाराजगी रही? कोई नाराजी नहीं, न सरकार से नाराजी, न कोई पार्टी से नाराजी। हम तो कार्यकर्ता हैं। 44 साल पार्टी में काम करते करते कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं तो अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि भाई पार्टी ने मुझे नीचे स्तर मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारी दी। मैं नाराज किससे रहूँगा? अपनी पार्टी लोग अपने लोगों से थोड़ी नाराज रहूँगा। नाराजी का तो कोई दूर दूर तक नहीं है। चलिए, अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है चुफाल साहब। हालांकि तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल के दौरान अगर देखा जाए, युवा मुख्यमंत्री हैं, उम्र बहुत कम है, आप बहुत तजुर्बेकार एक नेता हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। क्या किसी तरह की कोई परेशानी काम करने में आ सकती है भविष्य में, या आ रही होगी? नहीं, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ। 1 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जिनसे काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि प्रदेश के जो युवा है, प्रदेश की जो जनभावना है, वह बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से संतुष्ट है। जो काम दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि उसका जो अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव भी 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी और विधानसभा आने वाले 2022 के चुनाव में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। विस्तार से थोड़ा बताइए। आपके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। अगर पेयजल की बात करते हैं तो सरकार की कुछ योजनाएं हैं कि 1 रुपए में वो कनेक्शन दे रही है। ये कनेक्शन कितने घरों तक पहुंचे और क्या उन नलों में अभी तक पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा? भविष्य में कब पहुंच जाएगा अगर नहीं पहुंचा तो? उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि पहाड़ कर विशेषकर जो भारत सरकार की जीजीएम जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना है पूरे देश में लागू है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी ये योजना है, उनको ये घर घर नल, उसमें जल में ये योजना है। इस योजना के तहत उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ मैं देख रहा हूँ, जो मानक है उन मानकों के अनुसार उत्तराखंड में हम घर घर पानी नहीं दे पा रहे थे। उसमें जो भारत सरकार के मानक थे, एक परिवार पर 25,000 रुपया खर्च किया जाएगा, उसी हिसाब पर डीपीआर बनती थी। तो डीपीआर बनने के लिए उसे बहुत सारे गांव परिवार छूट जा रहे हैं। तो हमने भारत सरकार के से यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया, तो भारत सरकार ने हमको बहुत इसमें राहत दी, सरलीकरण दिया हमारे लिए। उन्होंने कहा कि जो भी आप पैसा खर्चा आता है वो करे, चाहिए आज हमारे पास हम कोई डीपीआर बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, किसी गांव के लिए बना रहे हैं, तो 25,000 की जगह 1 लाख आपका 60-70 हज़ार रुपया एक परिवार पर खर्च भी आ रहा है। वो विशेषकर ऐसी योजना पर आ रही है कि पहाड़ में जिस प्रकार से कहीं स्रोत नहीं मिल रहे, तो उसको पंपिंग योजनाओं से बनाने में खर्चा बढ़ रहा है। उससे खर्चा बढ़ने के कारण ये जो लागत आ रही थी, लागत बढ़ी थी, तो भारत सरकार ने हमको इसमें बिल्कुल सरलीकरण के दिया। उन्होंने कहा कि आप बनाइए, और भारत सरकार ये भी कहा कि आप जितना पैसा खर्च कर सकते हैं खर्च करें। जहाँ तक आपने बताया कि 1 रुपये में कनेक्शन वाली बात का, 1 रुपया कनेक्शन देने की बात पहले हमारे मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी ने शुरू की थी। वो 1 रुपये कनेक्शन से इस समय हमारे पास 6,000 कनेक्शन हमने लगा दिए, और पूरे हमारे इस उत्तराखंड में 15,000 के आसपास कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो सर्वे हुआ है। तो अभी उस पर हमारे द्वितीय जो फेज का काम शुरू हो रहा है, उसमें है डीपीआर बन रही है। डीपीआर बनते ये लक्ष्य हमारा 2025 तक है। हमने उत्तराखंड में 2023 रखा है। 2023 तक हमने जो 15,000 जो हमारे कनेक्शन देने हैं, वो कनेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, और 2023 तक हम घर घर पानी देंगे। सीधा पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि सीधा पॉइंट हमारे शो का नाम भी है। मंत्री जी, आपने कहा कि 2025 तक टारगेट है कि हर घर पहुंच जाएगा, लेकिन 23 आप मान करके चल रहे हैं।
इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे और क्या ये प्लान वाकई में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि 1 रुपए की कीमत कुछ नहीं है। कहने में आप कहते हैं कि 1 रुपया ले रहे हैं, पर सुना है कि चार्ज ज्यादा लग रहे हैं। कोई चार्ज नहीं लग रहे हैं। आपका 1 रुपया कनेक्शन केवल उनको 120 रुपये का लेके स्टाम्प लिखना पड़ता है। स्टाम्प जो पहले से भी स्टाम्प है, उसमें स्टाम्प देने के बाद, आधार कार्ड देने के बाद उसमें खर्चा आ रहा है टोटल 150 रुपया। 150 रुपये से ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आ रहा है। अब वो कनेक्शन लेने में कहीं 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया भी आता था। लेकिन 1 रुपया क्यों कहा जा रहा है कि 1 रुपये में कनेक्शन होगा? 150 सरकार दे रही है उसमें जो पैसा कनेक्शन तक घर घर तो पहुंचाने का। पहले तो हम टैंक से सीधे क्या करते हैं, गांव में लाइन बिछा देते थे, एक लाइन, उसी लाइन से फिर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते थे गांव के लोग। अब उनको अप्लाई करने की जरूरत है, हम सीधे उनके घर तक कनेक्शन से जोड़े उस परिवार को, इसलिए हमने कहा कि 1 रुपया आपको देना पड़ेगा ये। अच्छा, जल संरक्षण की बात होती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री भी कहते हैं, और आपका जो विभाग है, आपका जो मंत्रालय, इस पर बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जल संरक्षण को लेकर के किस तरह की अभी काम चल रहा है और किस तरह की फ्यूचर में प्लानिंग आप लोगों की? क्योंकि ये विषय जो है मेरे पास है विभाग में, बरसात जल संग्रह, जो उत्तराखंड की विषय देख रहे हैं आप। आज से 60 साल पहले की बात करते हैं। 60 साल पहले उत्तराखंड में कई पाइपलाइन थे, पहाड़ों में नहीं थे, मैदानों में जुड़ होते हुए। पहाड़ में कहीं पाइपलाइनें थी नहीं। लोग उस समय गांव के जो लोग थे, जो परंपरागत हमारे धारे नौले हुआ करते थे, उसी का उपयोग करते थे पानी। धीरे धीरे गांव में पाइपलाइन पहुंचने शुरू हुए तो नौले धारे भी सूखने लग गए थे। उसके पीछे कारण ये था कि लोग पहले बरसात में जो है बड़े बड़े जलाशय बनाते थे। हमारे यहाँ पोखर कहते हैं उनको, और जिससे जलाशय, वो जलाशय का जो बरसात का पानी जो स्रोत होता है, बरसाती स्रोत होते हैं, उन बरसात के स्रोत का पानी या बरसात का पानी, उस पानी को सीधे उन बड़े बड़े जो जलाशय बना उसमें इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद उस जलाशय में कम से कम आपका लगा 4-5 महीने तक पानी रहता था, उसके बाद सूख जाता था। वही पानी रिचार्ज होकर जो उससे लगे हुए 1 किलोमीटर के आसपास परिधि में जो स्रोत होते थे हमारे, उसमें बरसात में पानी रहता था, वो धारे नौलों में। आज वो जलाशय धीरे धीरे क्या हो गए, बंद हो गए। वो जो स्रोत थे हमारे पहले के, जो गर्मी में भी पानी आता था, कम मात्रा में आता था, वो धीरे धीरे सूख गए, नौल में भी पानी कम हो गया। क्योंकि आज नदी के स्तर में भी पानी देखेंगे तो जमीन स्तर में पानी का स्तर आप गिरता जा रहा है उसमें भी। उसको देखते हुए भी हमने ये प्लानिंग बना रखी, योजना बना रखी कि जो बरसात का पानी है, ये पानी भी इकट्ठा होना चाहिए घरों के आसपास भी। इकट्ठा तभी होगा कि आप कोई नक्शा हम पास करते हैं, उस पास करने के वक्त तो उसमें भी ये भी एक होना चाहिए कि बरसात का पानी आप इकट्ठा कहाँ पर करेंगे, उसको जगह भी उसके तब नक्शे होगा तो छत का पानी आप सीधे उसमें डाल देंगे तो वो पानी अंदर। ये भी हमने अभी विचार कर रहे हैं, इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो बरसात का पानी आ रहा है, छत का पानी, उसको भी कैसे इकट्ठा किया जाए, जमीन के अंदर चले जाए और वो रिचार्ज हो गए, जमीन के अंदर जहाँ तक चले जाए। ये विषय भी हमने योजना बनाने का भी विचार कर रहे हैं। अच्छा, पूरे प्रदेश में पानी की कमी की अगर बात करें तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा कठिनाई है? अभी पहाड़ में बहुत जगह, अभी इस साल बरसा में एक आध जगह हमको पानी की समस्या है गर्मी में, जहां हमने खर्चों से पानी पहुंचाने का काम किया, पहुंचा था गर्मी में। इस साल बारिश समय पर हो गई थी। बारिश के हो जाने से फिर भी पानी की समस्या हमारे विशेषकर 2 जनपद है। आपका एक तो अल्मोड़ा जनपद है, दूसरा टिहरी और पौड़ी जनपद है, और शहरों में आपका हल्द्वानी शहर है। ये हल्द्वानी शहर में पानी की समस्या है बहुत आने वाले समय में। अल्मोड़ा जिले की में अधिकतर जो है वहाँ पर नदियों से, कोसी नदी से पानी पहुँचाया जा रहा है। इसी प्रकार से ट्यूबवेल के माध्यम से जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जा रही है, और पंपिंग के माध्यम से भी पानी हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस समय भारत सरकार ने हमसे ये कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप 25,000 करोड़ रुपये अभी लीजिए, आप सीधे जी। तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम? जी जी बिल्कुल, केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार कितनी मदद है? केंद्र सरकार की मदद से ये आपका जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसमें का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क गाँव गाँव जोड़ने की बात थी, अटल जी ने शुरू किया था। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जल घर घर जो नल और उसमें जल वाली योजना है,
प्रधानमंत्री जी की है, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, एक ये देखने में आता है मंत्री जी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी इलाके हैं, वहाँ भूमाफियाओं ने तालाब कब्जा लिए हैं, खाली करा नहीं सकते। जिला अधिकारी प्रयास जरूर करते हैं, सरकारें प्रयास जरूर करती हैं। इस पर कोई प्लान है कि उनको खाली कराया जाए? क्योंकि ये समस्या गाँव की भी नहीं, शहर की भी है। तालाब तो वहाँ भी थे। क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब, उसमें तो कोई समय नहीं, वो तो गोचर पनघट वाली जगह होती है। अंग्रेजों के समय भी हमारा अधिकार हुआ, उसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में भी गोचर पनघट हुआ करते थे, उसमें भी गांव का ही अधिकार रहता था। अब धीरे धीरे वो शहर में बदल गए, तो लोगों ने धीरे धीरे उसमें मिट्टी पाट के अपना कब्जा भी कर लिया, ये कर लिया। अब उसको चिन्हित करना पड़ेगा, भाई कब्जा कर लिया तो अब क्या मकान भी बन गए होंगे कहीं पर। ये चीज़ें बहुत जगह सामने आ रही है, जगह हमारे जो विशेषकर शहरों में। अच्छा, पेयजल लाइनें जैसे अभी बरसात का मौसम है, आपदा आती है तो टूट जाती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग इंतजार करते हैं, हालांकि विभाग की तरफ से दावा किया जाता है कि बहुत जल्द पेयजल सुविधा दे दी जाएगी, दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन बहुत समय लगता है। कमी कहाँ रह जाती है? अधिकारी बात नहीं सुनते। नहीं, इस समय जो हमारी योजना विशेषकर पेयजल की योजना जो आती है, नालों से होते हुए आते हैं, गुजरती है। बरसाती नाले आते हैं, वो बरसाती नाले जो पाइपलाइन होते हैं वो जमीन के अंदर तो नहीं होता, गधेरे में वो टूट जाती है। तो हमने बरसात में पानी टूटने के लिए जो हमारा नज़दीक का जो जल संस्थान का कार्यालय ऑफिस होगा, स्टोर, वहाँ पर हमने सारी व्यवस्था करके कि वहाँ पर विशेषकर रबर के पाइप भी हमने रखेंगे। आजकल तो हमारे प्लास्टिक के पाइप बड़े अच्छे पाइप हैं, उनको पाइप के माध्यम से भी कहीं पाइपलाइन टूट गए तो पाइपलाइन जोड़ के दूसरे दिन पानी पहुँच जाता है। ये व्यवस्था हमारी हर जगह है। और बरसात में विशेषकर पानी साफ मिलना चाहिए कि लोग उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, स्रोत तो आपके जैसे गधेरों से ही स्रोत होते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है। तो बरसात में पानी में ऐसे कीड़े उसमें रहते हैं। इसमें हमने कहा कि बरसात के दिन में सब टैंक साफ होनी चाहिए, जितने भी विभाग वालों से कहेंगे उसमें क्लोरीन पड़ना चाहिए। और उसमें क्लोरीन पड़ने से जो भी दवाई है महीने में कम से कम 5-7 बार पड़ना चाहिए मुझे। तो ये व्यवस्था हमने पूरे विभाग वालों को निर्देशित किया है कि इस बरसात के दिनों लोगों को स्वच्छ पानी मिले। और जो पानी कहीं लाइन टूट जाती है तो वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 12 घंटे के अंदर रबर पाइप से, मतलब ये आदेश आपने दिए कि बिल्कुल आदेश व्यवस्था है, आदेश भी है और ये विभाग काम कर पर रहा है। ये होता नहीं है। नहीं, इस बीच में हो रहा है, इस बीच में कहीं भी। अब तो ये है कि लोग का सब फेसबुक में डाल देते हैं, घर घर में मोबाइल है, कनेक्शन है, तो सूचना दे देते हैं। तो हमारा विभाग वाले दूसरे दिन तक, तीसरे, यदि कहीं बहुत बड़ा सड़क टूट गई तो उससे समय लग सकता है, भाई 1-2 दिन लग सकता है पाइप पहुंचाने में। जहाँ सड़क टूटी नहीं है तो हम दूसरे दिन उसको ठीक कर सकते हैं। जनगणना की बात हमने नहीं की क्योंकि विभाग भी आप ही के पास है। अभी तक उत्तराखंड के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो चुकी होगी अभी? क्योंकि कोई परफेक्ट जनगणना तो है नहीं, लेकिन अंदाज नहीं, इसमें 2020 में होनी थी, जब कोविड के कारण नहीं हो पाई। 2021 में होनी थी, ये भी नहीं हो पाई। अभी तो जो आंकड़े हैं 2011 के ही हमारे पास आंकड़े होंगे, उस आंकड़े के हिसाब से तो अभी कुछ इतना बड़ा है, ये तो जनगणना के बाद ही जो होगी तभी पता पाएंगे। जब तीरथ सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, जब मार्च में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये आवाज़ तभी से उठने लगी थी कि बिशन सिंह चौपाल जी कैबिनेट में आएंगे। क्या अंदाज़ा था आपको कि उस वक्त आपको कैबिनेट में लिया जाएगा? क्योंकि थोड़ी नाराज़गी पहले से चल ही रही थी। आप दिल्ली भी पहुंचे थे, आपने भले ही ये मना किया कि कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन आप उस वक्त दिल्ली भी गए थे। तो दिल्ली से क्या कोई समीकरण भिड़ा करके आप? नहीं, हमारे दिल्ली में तो सभी लोग जाते हैं, संगठन के लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, मिलने के लिए, अपने संगठन के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। तो अभी भी जा रहे हैं, सब जाते रहते हैं, उससे तो मिलने का कोई उससे इससे मतलब नहीं है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले और जो नेतृत्व है जो विभाग के, उनसे भी मिले। उसमें जाने के पीछे हमारे नाराजगी का कोई कारण नहीं था। अच्छा, डीडी हाट की बात करते हैं। आप इस सीट से लगातार विधायक बनते रहे हैं, जनता में आपकी मजबूत पकड़ है। आप वहाँ जमीनी हकीकत में काम करते हैं या पूरे वायदे करते हैं कि वायदों में अगली बार फिर जीत जाते हैं? इसके पीछे की वजह बताइए। देखो, जनता की जो मूलभूत समस्या है, सबसे पहले तो जनता की जो समस्या मूलभूत है, समस्याओं को देखना चाहिए, समस्या का समाधान भी होना चाहिए। और कोई योजना है, उस योजना का लाभ उस आदमी तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, योजना कोई भी सरकार की योजना है सब बढ़िया है, लेकिन जनता तक भी पहुंचनी चाहिए। अब वो योजना आपके हमने कहा बढ़िया है, इसको मिल रहा है, बीपीएल का खाद्यान्न इसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी देखना चाहिए। जो समस्या का है हमारे पहाड़ की जो मूलभूत समस्या है
उस समस्या से जो आदमी जूझ रहा है, उन समस्याओं का समाधान करना अपने जनप्रतिनिधियों का सबका है। मैंने उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। फिर मेरा एक ये रहता है कि जो हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमने ये अपना पराया कभी नहीं देखा राजनीति में। लोग हो सकता है कोई इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, राजनीति में तो सब पर लगते हैं आरोप प्रत्यारोप, लेकिन विपक्षी तो ढूंढता है उसके लिए भाई इस पर कौन से आरोप लगे, क्या लगे। तो ये सारे चीज़ें विपक्षी अपने 5 साल तक देखता रहता है, भाई चुनावी वर्ष आएगा, हम इस पर क्या करेंगे, लेकिन उन पर कोई हम पर इस प्रकार के आरोप थोपी नहीं जा सकते थे। जो भी आरोप लगाते हैं वापस टकरा के वापस, मतलब वो राजनीतिक आरोप रहते हैं। राजनीतिक आरोप आप मानते हैं, आप दावा करते हैं कि आप जमीनी हकीकत में वास्तव में हमने जमीनी स्तर पर काम किया। वहाँ की जो जमीन में जो मैंने जो गांव में रहा हूँ, मैं भी चाह सकता गांव से बाहर आ सकता था। मैं आज भी गांव में अपने गांव में अपना मकान है, निवास है, वहाँ रहता हूँ, ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ। मैं रात्रि भी जहाँ जाऊँगा तो अधिकतर गांव के लोगों के बीच में ही रहता हूँ। उन्हीं के जो वहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति, उसके बीच में मैं रहता हूँ। और जो काम होते हैं लोगों के, लगातार लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। जो पार्टी जो है, एक जीतने के पीछे हमारा जो है, हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए। संगठन अपना मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो जिताने का काम तो कार्यकर्ता ही और जनता करती है। जब कार्यकर्ता होगा जनता के बीच में तो जनता साथ होगी, तो जनता के नब्ज को पहचान कर ही हमको काम करना चाहिए। अच्छा, एक सीधा पॉइंट मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब उत्तराखंड में हम अक्सर देखते हैं किसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है तो प्रदेश की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ अपनी विधानसभा में ही सबसे ज्यादा काम कराता है, अपनी विधानसभा के फायदे का सोचता है कि आने वाले चुनाव में उसको, क्योंकि चुनाव वहीं से लड़ना है। इस वजह से भी उत्तराखंड थोड़ा पीछे चला जाता है, पूरे प्रदेश की नहीं सोच पाते कैबिनेट मंत्री। बिल्कुल सही है, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का है, पूरे प्रदेश का है। तो प्रदेश में जो भी के ये नहीं सुनना चाहिए कि मेरे विधानसभा, तो मंत्री भी सब दौरा कर रहे होंगे, अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करना है। जहाँ के प्रभारी मंत्री है उस क्षेत्र की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की रहती है। मैं पहले पौड़ी जनपद का था, मैंने पौड़ी जनपद में काम किया। उसके बाद थोड़ा सा चुनाव नजदीक आए तो हमारे लिए दूर पड़ गया था कि जितना समय हम एक दिन आने जाने में यहाँ लगता है, तो हमको नज़दीकी जिला दिया गया अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले से हम जितना मेहनत मैं अपनी विधानसभा में कर रहा हूँ, उतनी मेहनत में अल्मोड़ा जनपद के सारे विधानसभाओं के जितने भी हमारी 6 विधानसभा है, 6 विधानसभाओं को, मतलब पूरे प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्मोड़ा। अब इसलिए मैं अल्मोड़ा का प्रभारी हूँ अभी, अब चुनावी वर्ष। लेकिन कैबिनेट मंत्री तो आप कैबिनेट मंत्री हैं तो मुझे जिम्मेदारी दे रही है अल्मोड़ा प्रभारी। आप पौड़ी जिले का तो दूसरा प्रभारी हमारा कैबिनेट मंत्री है, हरिद्वार का दूसरा है, उसकी जिम्मेदारी है। नहीं, अगर पेयजल की लाइन कहीं टूट गई पेयजल तो मेरा विभाग, मतलब जो आपके पास मंत्रालय, मैं प्रभार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके मंत्रालयों की बात कर रहा हूँ। मेरा विभाग तो आप सबसे ज्यादा काम डीडी हाट में, अल्मोड़ा में कराएंगे नहीं, या फिर पौड़ी में भी कराएंगे, उत्तरकाशी में भी? मेरा ये नहीं है, मेरा ये है कि मेरे जो संगठन की बात जो मुझे जिम्मेदारी दे रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा विभाग का सवाल है, मैं विभाग प्रदेश का मंत्री हूँ। आपके जहाँ उत्तरकाशी में पेयजल की समस्या है तो भाई डीडी हाट की समस्या समझो, मैं ये थोड़ी कि मेरी विधानसभा में तो जो समस्या में मतलब कोई भेदभाव नहीं है, आप पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव वहां पर होता है जहां पर थोड़ा सा बजट की कमी रहती है। इस समय बजट की कमी है ही नहीं, तो भेदभाव किस चीज का होता है? जहां जरूरत है, तो जितनी जरूरत है, आप मेरे क्षेत्र में मान लिया जरूरत नहीं है किसी चीज की, मैं वहां पर पैसा खर्च क्यों करूंगा? मेरे क्षेत्र में हैंडपंप की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों हैंडपंप क्यों लगाऊंगा? हैंडपंप की जरूरत जहां पर है वहीं लगाऊंगा पेयजल। बाकी पेयजल तो यह है कि हमने कोई परिवार नहीं छोड़ना है, कोई घर नहीं छोड़े हमारे पहाड़ में कहीं भी, इसमें जिस घर में आप पेयजल के कनेक्शन नहीं पहुंचा सकते, कहीं कितनी भी दूर से हो, सोलर पंप चाहे नीचे से ऊपर पहुंचा, उस परिवार तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमारा। अच्छा, एक सुविधा पॉइंट ये है कि आप राजपूत चेहरा माने जाते हैं। देखिए, राजनीतिक दल भले ही कहें कि हम जाति समीकरण नहीं मानते, लेकिन क्या इसका बड़ा फायदा मिला? कुमाऊं से आप आते हैं, राजपूत चेहरा है, कद्दावर नेता हैं, आपको मंत्रिमंडल में शामिल करने का मकसद कि 2022 में भाजपा और ताकत से आए। देखो, ये तो आदमी अपने फायदे के लिए कहता है, कहीं उसको फायदा टिकट पाना है या कुछ करना है, इसके लिए ये जाति समीकरण आता है। हम तो पार्टी है, हम तो संगठन की बात मैंने पहले कही, हम संगठन के नाम से चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं भी संगठन।
संगठन के साथ साथ थोड़ा काम भी करना चाहिए भाई। जो जमीर जनता ने हमको 5 साल के लिए चुना है तो जनता 5 साल में हिसाब। सीधा पॉइंट मेरा मतलब ये है कि आपको राजपूत चेहरे के नाम पर कैबिनेट में शामिल किया गया है या आप वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं इस वजह से? मेरे को राजपूत से कोई मतलब नहीं हमारे से। हम उत्तराखंड की बात करते हैं, केवल उत्तराखंड की बात करते हैं, राज्य बनने में हम आपस में गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं करते, तराई की बात नहीं करते। मैं केवल इतना कह कि वो पार्टी ने सोचा होगा भाई इनका दम ठीक है, वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा अनुभव को दृष्टि होकर मुझे जिम्मेदारी दी होगी। जहाँ तक मैं सोचता पार्टी का निर्णय है तो पार्टी जिसको भी बना सकते। आपको 1 साल वाले को भी तो मंत्री बना सकते हैं, 6-7 साल वाले को नहीं बना पाए। ये सर पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसका निर्णय है उसको हमको मानना पड़ता है। अच्छा, जो मंत्रालय आपके पास है क्या आप संतुष्ट हैं उन मंत्रालयों से? क्योंकि जब कैबिनेट में कोई आता है तो भारी भरकम उसको मंत्रालय हमने कभी भी किसी से नहीं मांगा, कहा कि मुझे विभाग दो। हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दे दिया है उससे मैं संतुष्ट है। 2022 बहुत बड़ी चुनौती है, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं काम करने का, 6 महीने हैं। क्या झंडे गाड़ देंगे 6 महीने में जनता के लिए, क्या कर जाएंगे? हमने कहा ना, जनता ने 5 साल के लिए हमको जनादेश दिया, 4.5 साल में हमने काम कर लिए। हमारे पास काम करने के लिए 4 महीना बचा हुआ है। ये 4 महीने में जो काम हमारे आधे अधूरे रुके हैं, सबसे पहले तो उनको हमने पूरा, जो वायदे किए में हो सकता है कोई काम शुरू नहीं हुआ, उनको पूरा करना है, हमने आगे बढ़ाना है उन कामों को। ये 2022 के लिए जो चुनाव होगा इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि आपने क्या जो हमको जनादेश दिया उसके अनुरूप हमने काम किया। 2022 देखिए, जैसा मैंने कहा कि चुनौती बहुत है। आप जनता को कैसे समझाएंगे कि 3 मुख्यमंत्री रहे हैं? दूसरा, अब विपक्ष भी बहुत मजबूती से नजर आ रही है, आपको आ रही है या नहीं आ रही है? जनता तो खुश है ना, 3 मुख्यमंत्री का अनुभव मिला है। ये अनुभव जो मिलेगा तो जनता को, इस प्रदेश को मिला है। भाई मेरा जो अनुभव है मैं अपना अनुभव प्रदेश की जनता को दूंगा। तीरथ जी का जो अनुभव था, तीरथ जी का था, और जो मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनका अनुभव जनता को मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि 2022 में आप जनता को क्या बताएंगे? अनुभव की तो बात हो गई, काम के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि डिस्टर्ब तो होते हैं ना हर 4.5 साल के बाद, फिर 3 महीने 22 दिन के बाद। हमने जो काम कर गए हैं, जनता विकास की योजना है, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके अलावा जो हमारे जो वायदे किए थे, वो वायदे तो 5 साल पहले हमने किए थे ना, हमारा घोषणा पत्रों का। उस घोषणा पत्र को लेकर हम जनता के बीच में गया। आज फिर हमारा दोबारा घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र के अनुरूप हमने काम कर रखा है। सबसे तो यह कि प्रदेश में सबसे बड़ी पारदर्शिता है, कहीं भी भ्रष्टाचार का कहीं वो नहीं है। और जो केंद्र की योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ जनता, आज हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार को तो सरकार का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, चाहे आपका अन्य क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र, स्वास्थ्य से लेकर खाद्यान्न से लेकर जो है, हर किसी रूप में हर परिवार को सरकार का लाभ मिल रहा है। 2 छोटे से सवाल और रहेंगे। अब आगे आप इन 4-6 महीनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता से कौन सा काम करेंगे राज्य में? मैं सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है, जो लोगों को, जो हमारे लोग बेरोजगार हैं, उनको स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाने का काम है। स्वरोजगार की योजना गांव में, स्वरोजगार की लघु और कुटीर उद्योग है। मैं पहाड़ के रहने वाला, मैं जानता हूं कि मुझे पहाड़ के 40-60 साल पहले पहाड़ की क्या दशा थी। पहाड़ का आदमी उस समय स्वावलंबन था, क्योंकि उस समय आदमी स्वतः ही अपने आप उत्पादन करता था, केवल 2 चीज पर निर्भर रहता था, एक कपड़े पर, एक नमक पर, बाकी सारा उत्पादन करता था पहाड़ का व्यक्ति। वही स्थिति आज घूम फिर के पहाड़ में दिखाई दे रही है कि कोविड के कारण सारे लोग गांव में आ गए। गांव तक सड़क से हमने जोड़ दिया है। गांव से सड़क के जोड़ने से लोग स्वतः ही जो है स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। सरकार की योजना है, सरकार ने उनको कहा कि भाई आपके लिए हमने योजना बना रखी है, उस योजना का फायदा आप उठाओ, अपने पांव पर खड़े रहो, दूसरे पर निर्भर न रहो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ और दूसरे को प्रेरणा दो। यह हमारी सरकार की योजना है। उसी को लेकर मैं 4-5 महीने के अंदर पहले भी काम कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चलते चलते आप खबरें अभी तक के माध्यम से उत्तराखंड की आवाम को, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
देखो, मैं तो सबसे जो अभी ये खबरें अभी तक का आपका चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबको, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड की जनता को एक संदेश दिया कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या हमने 5 साल तक काम किया, अपने विभाग की मेरी क्या योजनाएं हैं और उस विभाग को मैं जनता के बीच में कैसे काम कर रहा हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम सीधा पॉइंट में हमारे साथ मौजूद थे कद्दावर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चूफाल। तो अगले फिर सीधा पॉइंट कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।